हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये एप्लीकेशन पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे फ्लो की बात हो रही है, मतलब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई टू द ओपन सिस्टम होगा, ये ओपन सिस्टम के लिए अप्लाइड होगा। और इसके अंतर्गत हम लोग इसका एक व्यंजक निकालेंगे और उसको अप्लाई करके देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग डिवाइसेस, जो अलग अलग इंजीनियरिंग डिवाइसेस है जो कि ओपन सिस्टम की तरह कार्य करता है, उसके लिए साथ ही साथ यहाँ पे इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले समझते हैं कि स्टडी फ्लो, व्हाट डज इट मीन बाय स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है। स्टडी फ्लो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो भी फ्लूइड होगा अंदर जा रहा है और फ्लूइड बाहर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को एक सिस्टम आइडेंटिफाई करना रहता है। सिस्टम आइडेंटिफाई करने के लिए एक बाउंड्री लाइन खींचा जाता है। तो ये जो बाउंड्री लाइन है, इसके अंदर का पार्ट सिस्टम होगा और इसके बाहर का पार्ट सराउंडिंग होगा। यहाँ पे एक स्टीयरर लगा हुआ है, ये शाफ्ट बोल सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे हमें मैग्नेटिकल वर्क प्राप्त हो रहा है और यहाँ से हमें कुछ एनर्जी इनटेक हो रहा है, एनर्जी आउटलेट हो रहा है। दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है उसके बदले में हमें कार्य मिलेगा। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसको आगे करने से पहले इसका कुछ एजम्पशंस होता है। एजम्पशंस फॉर दिस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। एजम्पशंस क्या क्या है? तो पहला एजम्पशंस है, पहला है मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट एम डॉट ऊपर में लिया जाता है, क्योंकि इसको केजी पर सेकेंड में लेते हैं हम लोग, केजी में बस नहीं लेते, पर सेकेंड बेसिस पे मास फ्लो रेट को लिया जाता है। तो दैट विल बी कांस्टेंट, मींस जितना यहाँ पे इनटेक होगा टोटल मास आउटलेट हो जाएगा। मतलब मास फ्लो रेट एट दिस पॉइंट दैट विल बी इक्वल टू द मास फ्लो रेट एट आउटलेट पॉइंट। मींस यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्टोरेज नहीं होगा, एक्यूमुलेशन नहीं होगा अंदर में। तो मास जितना इनलेट हो रहा है उतना आउटलेट, मतलब मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा। पहला एजम्पशन हो गया। दूसरा क्या हो गया, जो भी इसमें वर्किंग फ्लूइड है, नो केमिकल चेंजेस। जो भी इसमें वर्किंग फ्लूइड है, एयर होगा, ये वाटर होगा, ये डिफरेंट टाइप का कुछ भी वर्किंग फ्लूइड जिसमें उपयोग किया जा रहा होगा, उसके जो कंटेंट है उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं आएगा। दैट विल बी स्टेबल। ठीक है। तीसरा क्या है, ये आपको बाउंड्री लेयर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर का पार्ट सिस्टम है और सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो वर्क इंटरेक्शन होगा या हीट इंटरेक्शन होगा, दैट विल बी कांस्टेंट। मींस एट कांस्टेंट रेट पे हीट का इंटरेक्शन होगा। इनलेट आउटलेट मतलब हीट लॉस भी कर सकता है, गेन भी करेगा, वो एक कांस्टेंट रेट पे होगा। और वर्क का भी इंटरेक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मींस हीट इन वर्क दैट आल्सो बी कांस्टेंट। ठीक है। चौथा पॉइंट ये लिया जाता है कि जितना कंपोनेंट यहाँ पे इनलेट होगा उतना ही कंपोनेंट यहाँ पे आउटलेट होगा। तो कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट क्या बोला जाता है कि स्टडी फ्लो, जो पहले चीज बोला, फ्लो जो होगा वो कैसा होगा, स्टडी फ्लो होगा। ये इसका नाम भी है स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो होगा मतलब देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट। जो स्टेट होगा, अवस्था होगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ में अवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये 5 एजम्पशंस है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। जब व्यंजक करते हैं बहुत छोटा सा है, बस हमको याद रखना पड़ता है कि इसके एजम्पशंस क्या क्या है और कौन से टाइप का एनर्जी इनटेक हो रहा है और आउटलेट पे जा रहा है। तो सिंपल दो टाइप, एक्चुअली में ये शॉर्ट में यही बोल सकते हैं कि ये दो टाइप के प्रिंसिपल को से मिलकर बना होता है। पहला मास कंजर्वेशन और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है। तो मास कंजर्वेशन है तो उसके लिए हम लोग एजम्पशन ले लिए। अब एनर्जी कंजर्वेशन से इसका फाइनल व्यंजक निकाल के देखते हैं। ठीक है। तो सारे क्वांटिटीज को लेंगे, उनका मानना पड़ता है। तो माना कि पहले सूत्र एम ही है। एम क्या है, मास फ्लो रेट है किसमें, तो केजी पर सेकेंड में। ठीक है। ये तरल का प्रवाह है केजी पर सेकेंड में। तरल प्रवाह, तरल का
kg पर सेकेंड। अगर जितना भी यहाँ पे क्वांटिटीज लिया जाता है उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है ये 3 खाने कर दीजिए, 3 कॉलम। इधर राशि लिख दीजिए क्या क्या जो लेंगे, और यहाँ पे सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2। ये दिस इज सेक्शन 1 जहाँ से इनलेट होगा, और सेक्शन 2 जहाँ से आउटलेट होगा। ठीक है, तो पहले देखते जाते हैं क्या क्या लेते हैं। तो पहला तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, इसका इकाई होगी स्पेसिफिक है मतलब किलो जूल पर केजी में होगा। इकाई जरूर लिखिए, स्मॉल u1 u2। दूसरा होता है प्रेशर एट इनलेट पॉइंट, तो प्रेशर लेंगे, प्रेशर मतलब किलो पास्कल में होगा। ये हम लोग लेते हैं P1 P2। फिर होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम तो मीटर क्यूब पर केजी बेसिस पे होगा। ये होगा v स्मॉल v1 v2। फिर है स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये भी होगा किलो जूल पर केजी पे, इसका मान है स्मॉल h1 h2। ठीक है, आगे क्या बच गया, प्रवाह है मतलब स्पीड, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो फ्लड है उसका वेलोसिटी तो कैपिटल V1 V2। दूसरा ये रेफरेंस लाइन लिए हैं, उससे इनलेट और आउटलेट का हाइट क्या है, तो ये ले लेते हैं हाइट, हाइट कितना है तो Z1 Z2। तो these are the properties and different quantities respected to section 1 and section 2। इनलेट पे इतना चीज रहेगा और सेम टू सेम इसका सेकंड रूट आउटलेट पे होगा। इसके अलावा मास को हम लोग कंजर्व मान लिए और ये चीज को इनलेट आउटलेट पे दे दिए। इसके अलावा माना Q अमाउंट ऑफ हीट मींस Q किलो जूल उसमें सप्लाई किया जा रहा है सिस्टम को, बदले में सिस्टम हमें W वर्क करके दे रहा है। साइन कन्वेंशन से देखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि सिस्टम को सप्लाई किया जा रहा है और वर्क हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब ये भी पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, ये सारे एजम्पशंस लेकर चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी फॉर एनर्जी इक्वेशन आता है, तो इस एजम्पशंस के बाद फिर ये जो भी क्वांटिटीज माना की करके दिए हैं उसका सबको इधर यूनिट लिखे होना चाहिए। सारी ये हो जाएगा मीटर, स्पीड है मीटर पर सेकंड में, हाइट होगा आपके मीटर में, क्यू लेंगे किलो जूल में, डब्ल्यू भी लेंगे किलो जूल में। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल करने के लिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से इसके फाइनल व्यंजक निकालते हैं। तो पहले देखते हैं कि टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 पे टोटल एनर्जी देखते हैं। देखिए इसमें एनर्जी कितने टाइप से हो सकता है। सबसे पहले तो इसका एक हाइट है, मतलब एक रेफरेंस लाइन लिए हैं, उससे कुछ ऊपर है तो ऊंचाई के कारण जो होता है उसके अपने पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका अपना एक स्पीड है, स्पीड के कारण आता है आपका काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी mgh वाला जो आता है तो mg z1। इसके अलावा एक और एनर्जी इसमें आएगा मैग्नेटिक टर्म में, वो क्यों होगा क्योंकि इसका इंटरनली स्टोर्ड एनर्जी, मतलब इंटरनल जो एनर्जीज है जैसे कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, प्रेशर है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो उसके कारण एक मैग्नेटिक टर्म में आएगा दैट इज स्पेसिफिक एंथैल्पी, तो वो भी एनर्जी रहेगा। तो ये 3 एनर्जी हो गया उसके पोजीशन और इंटरनल कंडीशन के कारण। इसके अलावा एक एनर्जी जो हीट के फॉर्म में हम सिस्टम को डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं, बदले में वो हमें वर्क के फॉर्म में वर्क करके दे रहे हैं। तो दीज आल्सो आर द फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आइए देखते हैं इनलेट पे क्या हो रहा है, कितना इनटेक हो रहा है सिस्टम को, ये देखते हैं। तो माना कि टोटल एनर्जी E1 है, तो इसको पर यूनिट मास बेसिस पे सीधा लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी है तो क्या हो गया V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस mgh, ये Z1 पोटेंशियल एनर्जी,
और लास्टली जो इंटरनल एनर्जी के कारण ये आएगा U1 P1 स्मॉल V1। ठीक है, ये बताते चलूं कि स्पेसिफिक एंथैल्पी जो होता है उसी का ये रूप है, मतलब U1 प्लस P1 V1, इसको स्मॉल स्पेसिफिक एंथैल्पी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे हम लोग स्मॉल h1 भी लिख सकते हैं। मेरे पास जगह की कमी है, मैं वहां पे स्टेप में लिख दूंगा। तो ये एनर्जी है इसके इंटरनल कंडीशन और ये पोजीशन के कारण। साथ ही साथ हम इसको डायरेक्टली हीट भी सप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्टली मतलब सिस्टम को इनटेक हो रहा है। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ये क्या आ जाएगा प्लस Q। ठीक है, एक स्टेप और इसको ले चलते हैं। तो ये हो गया m डॉट, इसके जगह पे डायरेक्ट मैं h1 लिख देता हूँ, थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देता हूँ, तो ये इस प्रकार आएगा V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू Q। ठीक है, सिमिलरली टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 तो क्या आ जाएगा इसका E2 फॉर्म। तो सेम टू सेम इसी का सेकंड रूप आएगा और साथ में हमें वर्क प्राप्त हो रहा है। तो ये देखो, इसको मैंने पॉजिटिव में लिया क्योंकि सिस्टम को सप्लाई की गई जो हीट होता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव होता है, और सिस्टम के द्वारा प्राप्त की गई जो वर्क होगा उसको भी पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, m डॉट h1 के जगह पे h2 आ जाएगा V2 का स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 और ये वर्क। ठीक है, अब लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से यदि किसी भी प्रकार का ऊर्जा का स्टोरेज सिस्टम में नहीं हो रहा होगा तो जितना एनर्जी इनपुट पे है दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी एट आउटपुट, मतलब जितना एनर्जी इनटेक हो रहा है उतना आउट होगा एनर्जी कंजर्वेशन से। देयर विल बी नो एक्यूमुलेशन ऑफ और नो स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। इससे हमें प्राप्त होगा क्या, m डॉट h1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 प्लस Q इक्वल टू m h2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 प्लस W। This is the final expression for steady flow energy equation। ये हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। इससे बेस्ड डायरेक्टली न्यूमेरिकल आता है और इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे डिफरेंट इंजीनियरिंग डिवाइसेस पे, जो कि एक ओपन सिस्टम की तरह कार्य करता है, और जहाँ पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से हम लोग एक फाइनल व्यंजक निकालेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ये काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।